आज हम बात करेंगे तुर्की की हुकूमत की तरफ से तुर्की की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके शहरियत हासिल करने के लिए वो कौन से 9 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने की हदायत की गई है। आप इन 9 स्टेप्स को फॉलो करके किस तरह से किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आप हमें उन 9 स्टेप्स के बारे में बताएं जिनको फॉलो करते हुए हमारे भाई किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है बहुत शुक्रिया आज सर जो आपका। आप लेकर आए, स्पेशली हमारे भाइयों के लिए। टर्किश गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव इशू किया, एक जो इंस्ट्रक्शन इशू की, एक स्मार्ट गाइड इशू की ऐसे लोगों के लिए जो टर्की में प्रॉपर्टी खरीद कर शहरियत लेना चाहते हैं, जो टर्की में $2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद कर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। अब टर्किश गवर्नमेंट ने उसके लिए 9 डिफरेंट स्टेप्स बताए, जिसमें उसने बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका किसी भी लेवल पर कोई नुकसान नहीं होने वाला। जब एक बंदा ओवरऑल प्रोसेस को जानता होगा तो आप पहला स्टेप ही उस तरफ से उठाएंगे कि आपका इंशाल्लाह ताला कामयाबी की तरफ ही आप जाएंगे और कोई भी आपको इंशाल्लाह लॉस नहीं दे सकेगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने उसका सेल एग्रीमेंट करना होता है। सेल परचेज एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जिस एरिया में, जिस प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने लेनी है वो फाइंड करें। प्रॉपर्टी फाइंड करना सबसे बड़ा यानी मेन रोल है इस सारे प्रोसेस के अंदर, ताकि प्रॉपर्टी, एक तो आपको पता है कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ हैं। अब फिर एरिया के हिसाब से इस्तांबुल के कौन से एरिया में हमने प्रॉपर्टी लेनी है, और फिर क्या एक प्रॉपर्टी लेनी है या 3 या 4 प्रॉपर्टी लेनी है। और उन 3 4 के अलावा आपने ये भी देखना होता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी भी लेनी है, रेजिडेंशियल भी लेनी है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कमर्शियल भी आप ले लो और साथ साथ आप रेजिडेंशियल भी ले लो। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ओवरऑल ये है, अगर आप कोई 2 अपार्टमेंट ले लेते हैं, कोई आप ऑफिस ले लेते हैं, कोई आप दुकानें ले लेते हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी आपने ली हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी वो इक्वल होनी चाहिए $2.5 लाख के। तो ये सबसे अच्छी बात है। अब आपने प्रॉपर्टीज फाइंड कर ली। प्रॉपर्टीज फाइंड करने के बाद आप क्या करते हो कि आप इसकी जो गवर्नमेंट के ऑथोराइज अप्रेजर कंपनीज हैं, स्टेप 2, उनसे इन सारी प्रॉपर्टीज की या एक प्रॉपर्टी की जो भी आप फाइनल करते हैं उसकी अप्रेजल रिपोर्ट, जिसको इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी कहा जाता है, एक्सपर्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है, आप ये एक्सपर्ट रिपोर्ट बनवाते हो। जब ये एक्सपर्ट रिपोर्ट बनती है तो ये आपको बताती है कि इस वक्त इस एरिया में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है, यानी कि मार्केट रेट ये है। तो वो ये 5 या 6% या 10% की फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये 50% का फ़र्क नहीं होता। तो ये आपको मार्केट वैल्यू बता रही होती है कि इस वक्त एसन यूट में ये है, बायलक दुजू में ये है, सिल्वरी में ये है, यानी कोई भी जो एरिया है, कैदा कोई है, जो भी। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस होते हैं, ये लोग एक्सपर्ट हैं और इनका सालों साल से यही काम है। और ये गवर्नमेंट की जो जो प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, मार्केट की जो जो भी कंडीशन होती है, उस सारी को क्लोजली स्टडी कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ने इनको ऑथोराइज किया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है, और ये फिर जो अप्रेजर रिपोर्ट बनाते हैं उनको सारे बैंक्स भी और गवर्नमेंट के अदारे भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आप ये अप्रेजर रिपोर्ट बनवाते हैं इनसे, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि जो आप जो डायरेक्टरेट है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का, आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है, टापू है या दूसरे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ आप अप्लाई करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब ये हो गया आपका तीसरा स्टेप कि आपने एप्लीकेशन दी है। उसमें जाके पहले तो आपने सबसे पहले क्या किया कि सेल परचेज का एग्रीमेंट किया, उसके बाद अप्रेजर रिपोर्ट बनाई, उसके बाद आपने एप्लीकेशन दे दी जाके डॉक्यूमेंट्स के साथ कि हम ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, और इसमें आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जमा कराते हैं। अब ये आ गया, वो क्या करेगा, जो प्रॉपर्टी का डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्री भी इसको कहा जाता है,
ये फिर चेक करता है कि जो डिक्लेयर वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, यानी कि एक तो डिक्लेयर वैल्यू ये है कि जो ऑनर आपसे तलब कर रहा है, और मार्केट वैल्यू वो है कि जो अप्रेजर रिपोर्ट में लिखी हुई है। अब ये देखें, गवर्नमेंट ने अपना एक सिस्टम रखा हुआ है कि आप जो बेचने वाला है और ख़रीदने वाला है आपस में गठजोड़ करके, अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी को आप कहते हैं कि ये 50,000 की है, तो उससे गवर्नमेंट को जो आपने टैक्स देना होता है 4% जो इसका, तो वो फिर कम हो जाएगा ना। तो इसलिए गवर्नमेंट इसको असेस करती है कि आपने कहीं आपस में मिली भगत से जो मार्केट वैल्यू है उससे कम वैल्यू तो शो नहीं की है। अगर आपने कम शो की होती है तो गवर्नमेंट उसको ऑब्जेक्शन करती है। जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए होते हैं उन्हें भी सारी मार्केट रेट का पता होता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा की होती है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि अगर मालिक ने प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डिक्लेयर ज़्यादा की है और अप्रेजर के साथ जो है अप्रेजर ने भी सपोज कर ले, यानी फ़र्ज कर ले कि 10% का उसका एक वॉल्यूम होता है, उसने भी जो है वो ज़्यादा की है, तो उस पर गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन उस तरह से नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स आएगा। ठीक है। अब यानी कि मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं करती, मार्केट वैल्यू से कम पे ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये पॉइंट होता है कि आपकी अप्रेजल रिपोर्ट और डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है वो उसकी सिमिलरिटी होनी चाहिए, और उसमें 5 या 10% की फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल होती है, वो भी डाउन साइड पे नहीं, अप साइड पे, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब ये आपका जो है वो वेरीफाई किया जाता है। अगर वो इससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो सेटिस्फाइड होने के बाद वो आपको कहते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इसका पांचवा कि आपको कि आप इसकी फ़ी पे कर दें, आगे प्रोसेस शुरू किया जा सके। तो आप जो उसकी ऑफिशियल फ़ी है वो आपने पे करना है 4% के हिसाब से। आप उसकी जो है वो फ़ी पे करेंगे टाइटल डीड की। इसके बाद जब आपने पेमेंट कर दी है तो नेक्स्ट स्टेप, छठा स्टेप है, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, एक डेट दी जाएगी कि इस डेट को मालिक भी और ख़रीदने वाला भी, ये दोनों ऑफिस में इस डेट को इस वक्त पे आ जाए। उस डेट को आपने जाके फिर साइन करना होता है कॉन्ट्रैक्ट जो है। ये कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने के बाद दोनों पार्टीज जो है वो एक तो मुतफिक हो रही हैं कि सेल परचेज का प्रोसेस कंप्लीशन होता है, और टाइटल डीड जो है ट्रांसफ़र होती है जो पहले पुराने मालिक के नाम से नए मालिक को। और उसके साथ साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है 3 साल के लिए हम सेल नहीं करेंगे। नया मालिक जो है वो स्टेटमेंट एक इशू करता है, इंडिकेट करता है कि 3 साल के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करूंगा, और ये सिस्टम में डाल दी जाती है, होल्ड हो जाती है प्रॉपर्टी, 3 साल तक ये सेल नहीं हो सकती। उसके बाद जो है आप ये नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कि स्टेटमेंट रजिस्ट्री के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे, 8वें स्टेप पे ये आ जाता है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी जो होता है वो कि कंफर्म कर दिया जाता है कि आपका सेल परचेज होने के बाद, टाइटल डीड ट्रांसफ़र होने के बाद आपने स्टेटमेंट भी कर दिया है, प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड हो गई है 3 साल के लिए, रजिस्टर हो गई है सिस्टम में। अब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी जो जनरल डायरेक्टरेट होता है इसका प्रॉपर्टी का, उनकी तरफ से इशू होता है, यानी हेड ऑफिस की तरफ से इशू होता है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी होता है ये फिर आगे ये फॉरवर्ड कर दिया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन को। वो फिर आगे जो 9वां स्टेप है, और 9वें स्टेप पे डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन आपको उसको प्रोसेस करते हुए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करते हुए आपको वो फिर पासपोर्ट इशू करते हैं। तो इस सारे स्टेप में आपने ये देखा कि जो प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन रिपोर्ट थी कि अगर प्रॉपर्टी $2.5 लाख की होगी और गवर्नमेंट उसको एवेल्यूएट करेगी, और जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है और उसके साथ साथ जो अप्रेजल या एक्सपर्ट रिपोर्ट है उसमें जो वैल्यू दी हुई है मार्केट वैल्यू, ये दोनों बराबर हैं या कम से कम मिलती हैं आपस में, और जो भी वैल्यू टाइटल डीड के ऊपर है $2.5 लाख है, अगर वो इस चीज़ को कंफर्म करता है, सेटिस्फाइड करती है इस कंडीशन को, तो उसके बाद फिर आगे ये प्रोसेस किया जाता है। सेल परचेज का जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है फ़ी पे करने के बाद। उसके बाद वो 2.5 साल तक वो प्रॉपर्टी, 3 साल तक वो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। और नेक्स्ट स्टेप में जो है सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी इशू होने के बाद वो जो सर्टिफिकेट है फॉरवर्ड हो जाता है
डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन को, और वो आपको पासपोर्ट, ये 3 महीनों का प्रोसेस है ऑलमोस्ट, वो आपको 2.5 से 3 महीनों में पासपोर्ट इशू कर देते हैं। तो ये शुरू से क्या हुआ कि टोटल 9 स्टेप थे। हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि जो है आज जो लोगों को नहीं समझ आई, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए। सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी जो है फाइंड की $2.5 लाख की, और उसका सेल परचेज एग्रीमेंट आपने लिखा। सेल परचेज एग्रीमेंट के बाद आपने अप्रेजर रिपोर्ट उसकी बनाई। अप्रेजर रिपोर्ट के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ डायरेक्टरेट को अप्लाई किया कि हम ये जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और दूसरे ने मालिक के साथ के ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, साथ अप्रेजर रिपोर्ट को चेक किया कि ये जो कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन उसको सेटिस्फाइड करती है। अगर वो उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो नेक्स्ट वो क्या करते हैं, आपको बुलाते हैं, एक अपॉइंटमेंट देते हैं कि इस डेट पर आप आके साइन करें। उस डेट पे आप जाके साइन करते हैं, पेमेंट आप जो पे करते हैं ऑनर को, ऑनर साइन करता है, टाइटल डीड आपके नाम शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, और उसके बाद फिर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि आप 3 साल के लिए इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेंगे। और 3 साल के लिए वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, ये सिस्टम के अंदर भी डाल दिया जाता है। 3 साल तक वो प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। ये कंडीशन मीट करने के बाद आपका जो है, यानी कि 2.5 लाख की प्रॉपर्टी है, 3 साल तक सिस्टम में होल्ड होगी है, उसके बाद आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी इशू किया जाता है, और उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन को, वहाँ से आपको फिर पासपोर्ट मिलता है आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये सारा प्रोसेस है। इसमें अप्रेजर रिपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, 2.5 लाख का प्रॉपर्टी का टाइटल डीड के ऊपर होना बहुत बड़ा रोल है। ये दो मेन चीज़ें हैं। अगर ये दो मेन चीज़ें नहीं होंगी तो आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी, और आपको फिर प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी। प्रॉपर्टी रेजिडेंस अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब 5 साल बाद आपको जो है वो पासपोर्ट मिलेगा, और इस दौरान आपको रहना भी पड़ेगा, जबकि 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट पे रहने की कंडीशन नहीं है। जबकि बाकी 1.5 लाख की, 2 लाख की जो आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेते हैं, उसमें अगर आप 5 साल रहते नहीं हैं टर्की में, यानी हर साल में 9 महीने, तो आपको फिर ये होगा कि वो लगातार प्रॉपर्टी रेजिडेंस तो मिलता रहेगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, 5 साल बाद भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सी बातें हैं जिनको कंसिडर करने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप कर चलें। टाइटल डीड के ऊपर 2.5 लाख होना चाहिए, अप्रेजर रिपोर्ट लाजमी लेनी है, प्रॉपर्टी फाइंड करते हुए एहतियात करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमने कोशिश की आपको सिंप्लीफाई करके समझा सके। बहुत शुक्रिया। जी सर, माशाल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ही डिटेल से बताया है। सर, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, एक पॉइंट है उसको क्लियर करना चाहूँगा जी जी। कि क्या एक्सपर्ट रिपोर्ट के बगैर शहरियत नहीं मिलती तुर्की की, और एक्सपर्ट रिपोर्ट का क्या रोल है शहरियत लेने में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आप ये देखें कि गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है, जब आपने सिटीज़नशिप के लिए डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं, जी सर। तो तब जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए वो नहीं मांगते, लेकिन सिटीज़नशिप के लिए आपको अप्रेजर रिपोर्ट जमा करवाना होगी। सही हो गया सर। अप्रेजर रिपोर्ट जब आप जमा करवाते हैं तो वो फिर असेस करते हैं कि क्या ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर्टी कहीं जो है एग्जैक्ट वैल्यू में शो की गई है, ये अंडर वैल्यू तो नहीं है, या ओवर वैल्यू तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 लाख की प्रॉपर्टी 2.5 लाख की शो कर दी गई हो। जी सर, बिल्कुल हो ऐसा भी सकता हो है। सकता है कि 5 लाख की प्रॉपर्टी हो, वो 2 लाख में या 2.5 में शो कर दी गई हो। जी सर। क्योंकि बहुत से मामलात हैं, टैक्स के मामलात आ जाते हैं, गवर्नमेंट को अपने टैक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक तो वो चाहते हैं फॉरनर $2.5 लाख लेकर आए इन्वेस्टमेंट, दूसरा वो चाहते हैं वो लेकर आता है तो उस पर टैक्स भी तो पे करे। तो बिल्कुल अगर सर। वो ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू के केसेस यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट अप्रेजर रिपोर्ट बनाने का इदारा रखा। अप्रेजर जो है वो उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया। आप वहाँ से रिपोर्ट लेते हैं, वो सबमिट करवाते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। जी सर। अगर अप्रेजर रिपोर्ट नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक ठीक हो है, तो गया सर। इसलिए ये मेन इसका जो काम है वो यहाँ पर ही क्लियर हो जाता है। और बहुत से लोगों को जो मामलात होते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मेन जो छोटा सा बारीकी का काम ये है कि अप्रेजर रिपोर्ट भी जो होती है वो मिल मिला के 5-10% का ऊपर नीचे हो सकता है, जी सर। क्योंकि वो भी इंसान ही बनाते हैं, कोई फरिश्ते तो बनाते नहीं हैं।
तो इस तरह से वहां पर भी अप्रेजल रिपोर्ट में भी जो है, जो लोग बना रहे होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत क्या खुआ के 5 या 10% ऊपर नीचे किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक हो ठीक है, गया सर। और फिर आगे जो है छोटी मोटी चीज़ें, गवर्नमेंट, आप प्रॉपर्टी 2 लाख की है, आप शो करते हैं 2.5 लाख की, तो गवर्नमेंट खुश होती है बिल्कुल ठीक हो गया कि सर। भाई ये 2.5 का टैक्स भी तो ज़्यादा आएगा, तो मालिक को फ़ायदा होता है, जी लेकिन सर। खरीदने वाले को नुकसान होता बिल्कुल ठीक हो गया सर, माशाल्लाह आपने बड़ी है। ही तफसील से गाइड किया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये वेलकम। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टापू की कितनी किस्में हैं। ब्लू टापू और रेड टापू में फ़र्क जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।